वाइटलिटी, रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म कितनी सशक्त है, कितनी सुदृढ़ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितना ये आपकी जीवनी शक्ति शक्तिशाली होगा, उतना ही आप हर रोग से लोहा ले सकते हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि कुछ कैसे कैंसर के सेल्स हमारे अंदर, क्योंकि जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस के, इम्यूनिटी के, डिफेंस मैकेनिज्म के जो सैनिक हैं, वो हमसे ही विद्रोह करने लग जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप वो स्थिति नहीं पैदा करें जिससे कैंसर सेल्स विकसित हों। कभी ऐसी पैदा नहीं करना है। तो कौन कौन सी परिस्थिति होती है जिससे कैंसर सेल्स विकसित हो जाते हैं? एक तो ध्यान रखो, जितने भी इस प्रकार के आहार जिसको तल भून करके खाते हो, फ्राइड करके खाते हो, फ्राई फूड, उसमें कुछ ऐसे जहरीले तत्व बन जाते हैं जिसे हम एक्रिलोमाइड बोलते हैं। और वो एक्रिलोमाइड बहुत सारी, यानी शरीर की उस ओंको सेल्स को, ओंको जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। तो एक तो जिनको कैंसर हुआ है और जिनको कैंसर नहीं हो, उन सबको ये सावधान रखना चाहिए, विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि तली भुनी चीजें हम नहीं खाएं, तल भुन करके हम नहीं खाएं। तो इसे ध्यान रखें कि भाई यदि तल भुन करके हमारे पुरखों ने सिर्फ कहा है कि सब साल में 2 बार तली हुई चीजें खा सकते हो, और उस तली हुई चीज को जो जहर शरीर में पैदा हो जाता है, उसे निकालने के लिए फिर उपवास करना बहुत जरूरी होता है। उपवास से शरीर की जो है विकार है वो निकल जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई होली और दिवाली के दिन खाने का हमारे पुरखों ने व्यवस्था की थी। तो ये व्यवस्था की थी कि 9 दिन नवरात्रि करो, उपवास करो, रसाहार करो, ताकि शरीर जो है ना विष मुक्त हो जाए। इसी प्रकार से ध्यान रखो, कैंसर पैदा करने वाला और जितने कैंसर के रोगी हैं, सुन लो कि भाई कुछ ऐसी चीजें जो कैंसर पैदा करती हैं, जिसमें कुछ जहरीले तत्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फेक्शनरी फूड, प्रोसेस फूड। जो रिसर्च हुआ है, आपके जो तंदूर की बनी हुई कोई भी भोजन, चाहे रोटी हो चाहे जो हो, इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि इन सब में बहुत ही जहरीले रसायन, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट पैदा होता है, जो कैंसर से लेकर के बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है।
मूंगफली जो कड़वा लगता है उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स, जहरीला रसायन होता है, जहरीला जीव विष होता है जो कैंसर पैदा करता है। जितने भी फंगस वाली चीजें हैं, जिसमें ही फंगस लगा हुआ है, वह चीजें नहीं खाएं। इसी प्रकार से यज्ञ करना है, यज्ञ के धुएं के पास रहें, लेकिन पूजा पाठ अगरबत्ती से नहीं करें, क्योंकि अगरबत्ती में कैंसर पैदा करने वाला पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इसे जो है ध्यान रखें कि इसी प्रकार से आपके जितने भी डाई वगैरह होते हैं उसमें कुछ जहरीले रसायन होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना है कि इन सारी चीजों का प्रयोग नहीं करें। खाने पीने में सावधान रहें, प्रोसेस फूड नहीं खाएं, क्योंकि उसमें पॉलीसाइक्लिक कुछ ऐसे एमिन्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो फिर क्या खाएं? सुनो, ये जिसका उसके लिए भोजन में पहला नंबर में देता हूं, जो परम दवा का काम करता है, वह है गेहूं के पत्ते का रस, जौ के पत्ते का रस, बार्ली ग्रास जूस एंड व्हीट ग्रास जूस। तो बार्ली ग्रास जूस में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जौ को जैसे बोते हैं नवरात्रि में, तो उसी प्रकार से घर पर 3 जगह 7 गमलों में या 7 जो है क्यारी बना करके जौ को बो देना चाहिए। और उसमें किसी प्रकार का केमिकल खाद नहीं मिलाना चाहिए। मिलाना है तो गोबर के खाद, कंपोस्ट खाद मिलाइए, वर्मी फॉर्म खाद मिलाइए। तो वह जब 8वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन वो 6 इंच बड़ी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको काट करके और हमाम दस्ते में कूटो पहले, और कूट करके उसमें थोड़ा पानी मिला करके रस निकालना चाहिए, क्योंकि उसका रस बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि रस और फाइबर्स के बीच में बहुत गहरा बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए, खूब अच्छी तरह से कूट करके रस निकालना चाहिए। इसी प्रकार गेहूं के पत्ते का रस भी इसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। और इन रसों में, जौ के पत्ते के रस में 2OGI भी एक ऐसा तत्व होता है जो कैंसर के लिए यमदूत का काम करता है। P4D1, D1 G1, ये कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो जौ के पत्ते के रस में पाया जाता है। क्लोरोफिल, तो गेहूं के पत्ते के रस में, तो ये सारी चीजों का प्रयोग कैंसर को दूर करने में बहुत सहायता करता है। इसी प्रकार से आपको जौ के, हालांकि जौ के पत्ते का रस और भी बहुत सारे रोगों में फायदा करता है। स्किन डिजीज है, हार्ट डिजीज है, जो स्किन आपके जो है बच्चों का जिनका विकास नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे फाइटो ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो बच्चों के विकास में बहुत सहायता करते हैं। ये सब रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के आहार हमें लेना चाहिए। दूसरा नंबर, गाजर। गाजर परम औषधि है।
चाहे लाल गाजर हो, चाहे पीला गाजर हो, चाहे नारंगी रंग का गाजर हो, या जो है पर्पल कलर का गाजर हो, इन सब में लाल रंग का गाजर, उसमें एक दवा होता है जिसको बोलते हैं लाल रंग के गाजर और टमाटर और स्ट्रॉबेरी, जितने भी लाल रंग के फल सब्जियां होते हैं उसमें विशेष रूप से कैंसर को नष्ट करने वाला लाइकोपिन तत्व पाया जाता है। इसी प्रकार से पीले रंग के गाजर में आपके बीटा कैरोटीन होता है जो कैंसर को, और पीले रंग के जितने भी फल और सब्जियां हैं, पपीता है पीले रंग का होता है, आम है पीले रंग का होता है, जो पीले रंग का होता है, केला है पीले रंग का होता है, कद्दू है पीले रंग का होता है। तो ये जितने भी फल और सब्जियां हैं वो भी कैंसर के लिए, यमदूत का कैंसर के लिए खत्म, ये रिसर्च हुआ है, खोजे हुई हैं, और 3 प्रकार की खोजे हुई हैं जिसको बोलते हैं सीटो, इन विट्रो, इन वाइवो। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो है कैंसर से मुक्त होने के लिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी लाल पीले हरे, लाल पीले नारंगी रंग के फल और सब्जियों का प्रयोग करें, उसके साथ थोड़ा सा फैट अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तभी शरीर में घुलनशील होते हैं, इनकी बायो अवेलेबिलिटी तभी बढ़ती है जब उसके साथ फैट की मात्रा हो। तो फैट की दृष्टि से क्या डालेंगे? घी डाल सकते हैं, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग करें, क्योंकि घी में कैंसर को दूर करने की क्षमता होती है। खास करके CLA कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड उसको बोलते हैं, उसमें लॉरिक एसिड है, आपके स्टीरिक एसिड है, उसमें ये कुछ ऐसे फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कैंसर को दूर करने में सहायता करते हैं। उसमें विशेष रूप से मिल्क फैट, आपके जो है ग्लोबुलर मेम्ब्रेन, एक ऐसा तत्व होता है जिसको बोलते हैं MFGM, जो बहुत ही कमाल का काम करता है। ये बहुत सारे काम करता है शरीर के अंदर। तो ये जो है घी का प्रयोग, और उसमें भी विशेष रूप से भैंस का घी नहीं, गाय का घी, क्यों गाय के घी में इसके अतिरिक्त बीटा कैरोटीन भी होता है पर्याप्त मात्रा में। पीला होता है ना, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पीले रंग के, और जिनको मान लो कि लीवर संबंधी बीमारी है, लीवर कैंसर, उनको घी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। फिर उनको क्या डालना चाहिए? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। लीवर संबंधी रोग में घी का कहीं भी प्रयोग नहीं, कोलेस्ट्रॉल संबंधी रोग में घी का कहीं भी प्रयोग नहीं, तो इसे ध्यान रखना है। फिर आपके जो है जितने प्रकार की गोभियां हैं सब कैंसर को दूर करने वाली होती हैं। खास करके ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ये सब कैंसर के लिए यमदूत का काम करती हैं। ये कहीं मान लीजिए शरीर में कैंसर के सेल्स विकसित भी हो रहे हैं, उन्हें भी जाकर के, क्योंकि कैंसर के सेल्स बड़े ही चालबाज होते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी चालबाजी को दूर करने के लिए 2-3 बातें विशेष ध्यान रखोगे। कैंसर के सेल्स को कम से कम
महीने में लगातार 3 दिन का उपवास कराओ, पानी पर रखो, तो उस पर जो है एक महान डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया का, उस महान वैज्ञानिक ने काफी खोज किया है कि कैंसर के सेल्स को जो है ना, क्योंकि कैंसर सेल बड़े बदमाश, बड़े चालबाज, बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे जिस रोगी का मेरे पास प्रश्न है उसको खत्म हो गया, फिर कहीं पैदा कर दिया, और वहीं नहीं पैदा करता, दूसरे अंग में भी पैदा कर देता है, क्योंकि इस प्रकार से घुस जाते हैं, ऐसे जासूस हैं कि उनको जो स्वस्थ सेल्स हैं उनको पता भी नहीं चलता है। और इतना ही नहीं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से कभी कभी वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं कहा ना कि बहुत चालबाज होते हैं, बिल्कुल रक्त बीज राक्षस की तरह। वह उनके जो भी जेनेटिक्स मटेरियल है उसको रिसेंबल करके, इधर से उधर जोड़ करके पुनः खड़ा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाल्टर लॉन्गो ने प्रमाणित किया कि भाई उपवास जो है उनके सारे इन मंसूबों को धराशायी कर देता है। तो कैंसर रोगी को बस ध्यान रखना चाहिए कि रोगी कैसा है, बहुत निर्बल है, दुर्बल है, तो उसको नहीं कराना, उसको फिर रस पर रखना, गाजर के रस पर, टमाटर के रस पर, गोभी के ऊपर, गोभी का रस, गोभी का रस भी ध्यान रखो, बहुत ध्यान सुनो कैंसर वाले रोगी। गोभी के रस निकाल, या कूट करके उसका रस निकाल कर दो, या कूट करके उसको मिक्सी में पीस करके दो। ज्यादा देर तक उबालने से उसमें एक माइरोसिनेस एंजाइम होता है, वो खत्म हो जाता है, और उसके खत्म होने से जो ग्लूकोसिनोलेट्स है, ग्लूको रेफेनिन है, ग्लूको ब्रासनिन है, ग्लूको नियोब्रासनिन है, ये 3 तत्व है, ये फिर जो है कन्वर्ट नहीं होते हैं उस जबरदस्त जो है रसायन में, जिसको बोलते हैं सल्फोराफेन। और वो सल्फोराफेन कैंसर के लिए यमदूत का काम करता है। इसलिए या तो बहुत कम उबाल करके दो, थोड़ा सा, या जो उसका रस निकाल करके दो, गोभी हो चाहे कुछ भी हो, कूट करके दो, कूट करके मिक्सी में पीस करके दे दो, अच्छी तरह साफ करके। तब जो है ना वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो ज्यादा अच्छा है कि उसको पहले गोभी को खूब गर्म पानी से धो लो, नमक के पानी से धो लो, सादे पानी से धो करके फिर उसका रस निकालना, नहीं तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड छिड़का रहता है, वो कैंसर को और बढ़ाने वाला होता है। तो अच्छी तरह साफ करके और फिर उसको या तो हल्का उबाल दो या उसका रस निकाल करके दो। तो इसे ध्यान रखना। लहसुन बहुत उपयोगी होता है। रोज ऐसे रोगी को 5 से 7 लहसुन, 10 लहसुन तक दिया जा सकता है। लहसुन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लहसुन में एलेक्सिन, एलिसिन ऐसे तत्व होते हैं जो ये सल्फर कंपाउंड हैं, जो जबरदस्त रूप से कैंसर को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इसमें एक नहीं, डाइलाइल डाइसल्फाइड, डाइलाइल ट्राइसल्फाइड, डाइलाइल टेट्रासल्फाइड, डाइलाइल पॉलीसल्फाइड, और आपके जो है एक, तो ये ऐसे रसायन पैदा होता है। लेकिन इसको भी ध्यान रखना कि कूट करके देना चाहिए।
देखो, कुछ ऐसे उपयोगी तत्व होते हैं जब तक उनको कूटो नहीं, पीसो नहीं, तब तक उपयोगी नहीं हो पाते हैं। जैसे लहसुन है, नहीं तो कई लोग लहसुन ऐसे गिटकते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है ज्यादा। उसको पीस करके कूट कर खाना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए, चबा कर खा सकते हो। लहसुन हो चाहे जितने भी, यानी इस ग्रुप के, एलो ग्रुप के या ब्रासनिन ग्रुप के जितने भी आहार हैं, लेगुमिनेसी परिवार के, उन सबको जो है ना, जब तक हम कूटते पीसते नहीं हैं तब तक वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं उनके तत्व। तो इसलिए कूट पीस करके प्रयोग करना चाहिए, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आपके अलसी का पाउडर रोज, ऐसे रोगियों को रोज 50 से 100 ग्राम तक कैंसर के रोगी को देना चाहिए, और वो भी दही में मिला करके। तुलसी भी ध्यान रखना चाहिए, पीस करके दो। तुलसी लेकर के चबाना नहीं चाहिए, उसको पीस करके लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी में मरकरी होता है जो आपके दांतों के लिए ठीक नहीं रहता है, गम्स के लिए ठीक नहीं रहता है। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप अपने कैंसर को नियोजित कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, इस प्रकार के आहार का प्रयोग करके। जो मुख्य आहार है, इसके अतिरिक्त जो है जो भी आहार लेना हो लेते रहो। और इसके अतिरिक्त कैंसर के रोगी को जो हमारे यहाँ हमारे जो वैद्य फिजिशियंस हैं, जो वैद्य जी लोग हैं, उनसे मिल करके कैंसर की दवा लिखवा देना और उसका प्रयोग करना। तो ये आहार और दवा दोनों मिल करके कैंसर के रोग को ठीक करने में बहुत जल्दी भूमिका निभाते हैं। चलो देखो, महिलाओं में वेरिकोस वेन्स ज्यादा देखने को मिलता है। ये जेनेटिक्स भी होता है, जिसके माता पिता, तो वेरिकोस वेन्स जो है ना, ये ध्यान रखो कि महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ये हेरिडिटरी भी होता है, परिवार में जिसको है उसको जो है ना ये होता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में विशेष रूप से गर्भावस्था के समय शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज होने के कारण वेरिकोस वेन्स की स्थिति जो है ना पैदा होती है। गर्भावस्था से काफी महिलाओं को जो है ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन महिलाओं को होता है जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हैं, जो अपने खान पान का ध्यान रखती नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है वेरिकोस वेन्स जो है, जो लोग बैठे ठाले जीवन जीते हैं, जो लोग लगातार एक जगह खड़ा रहते हैं, जैसे लेक्चरर का काम करने वाले, लेक्चर का काम करने वाले, तो उनमें ये ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वेन्स जो होता है ना, वेन्स के जो वाल्व हैं जो ऊपर की रूप खुलते हैं, और लगातार खड़े होने से या लगातार दबाव पड़ने से या एक्सरसाइज नहीं करने से वेन्स के वाल्व, आपका सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है, और वेन्स के, क्योंकि एक तरफ तो ऊपर गया और फिर नीचे लौटता है वो दूसरे तरीके से आर्टरीज के द्वारा, तो ये जो ना सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और वेन्स की खराबी से ब्लड जो है ना वहां पर क्या होता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो वहां जमा होने लग जाता है, फिर आपके सूजन पैदा हो जाती है, और ये सूजन ही वेरिकोस वेन्स कहलाता है। फिर उसमें घाव हो जाता है, फिर घाव हो जाता तो और मारक स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि वेन्स, ये वेन्स देखो आपको हर जगह दिखेगा। आर्टरीज जो है वेन्स ऊपर होते हैं। आर्टरीज क्या होता है,
नीचे की ओर होता है। वेन्स के जो इसकी दीवारें होती हैं पतली होती हैं थोड़ी सी, आर्टरीज के थोड़ी मोटी होती हैं। तो ये चीजें हमें देखना चाहिए कि वेन्स हमारे सफों में सबसे बड़ा वेन्स है जो आपके जंघा से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, और मकड़ी की तरह भी होते हैं आपके जो है। तो इस प्रकार से जो ना ये अलग अलग लोगों को जो है ये वेन्स की स्थिति जो है पैदा होती है, विशेष रूप से जिनको जेनेटिक्स है। जैसे मेरे को भी है वेरिकोस वेन्स, मेरे परिवार में था, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं देता है क्योंकि हम डट कर एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज करेगा उसको जो ना ये कोई तकलीफ नहीं देगा। एक्सरसाइज इसका सबसे दी बेस्ट जो ना तरीका है, क्योंकि सर्कुलेशन सही रहता है। और जिनको हो गया है ध्यान रखना चाहिए कि उनको पैर लटका कर नहीं बैठना चाहिए। जब भी बैठे पैर ऊपर करके बैठे। सावधानी ही इसकी सबसे बड़ी चिकित्सा है। पैर लटका कर नहीं बैठना, एक जगह ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। हर एक आधे घंटे के बाद यदि कुर्सी पर बैठना भी पड़े तो उठ करके थोड़ा घूम लेना, ताकि सर्कुलेशन आपका सही रहे। और वैसे भी लगातार आधे पौन घंटे से ज्यादा देर तक जो बैठते हैं उनमें डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, होने की संभावना ज्यादा रहती है।